नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मैं हूं नीरज। लास्ट वीक काफी कुछ मार्केट में हुआ और अब क्लोजिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ईयर एंड की। तो खास तौर पे अगर आप मेटल में देखें तो चांदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सारे चार्ट ब्रेक कर गए हैं। एनालिस्टों को समझ में नहीं आ रहा कि चांदी में हो क्या रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक परमानेंट शिफ्ट जैसी सिचुएशन सिल्वर में बनती जा रही है और गोल्ड भी बहुत पीछे नहीं था। लेकिन इक्विटी मार्केट हमारा सहमा हुआ है। 26,000 के ऊपर एक अजीब सी स्थिति बनी है कि 26,200 के पार जाते ही उसमें तगड़ी बिकवाली होती है और वो फिर नीचे की तरफ आता है। तो इस हफ्ते के जो चार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, अगले हफ्ते के लिए हमें क्या क्यूज मिलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि चांदी ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। उसी को डिटेल में समझेंगे और मार्केट जो इक्विटी का है उसको तो समझेंगे ही। आज के मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं, जिनके साथ हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है और खासतौर पे चार्ट क्या बन रहे हैं। बहुत मन कर रहा है कि हम चार्ट शुरू करें सिल्वर से, लेकिन हम पहले इक्विटी देख लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा फेवरेट मार्केट है लोगों का। सिल्वर में थोड़ा बाद में आएंगे, थोड़ा सस्पेंस भी बना के रखते हैं। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा बीता वीक, खास तौर पे वीकेंड, फ्राइडे कैसा गया आपका? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नहीं, वीकेंड तो देखिए, वीकेंड तो आज से शुरू होगा। वीकेंड तो ये शुरू हो रहा है, बट पूरा हफ्ता आई थिंक एक्सप्लोजन का ही था। स्पेशली सिल्वर में जिस तरह के मूव्स रहे हैं, तो अब तो सबको ही चौंका रहा है। बेयर्स को भी चौंका रहा है और बुल्स को भी चौंका रहा है कि भाई बुल्स, हम तो 3-4 साल से बुल्स थे, अब हमारे कल्पना के बाहर भी अब ये चला गया है। 70 तक लग रहा था, 70-75 चलिए वहां तक पहुंचेगा, तो वो पहुंच के भी अब बहुत बड़े बड़े समीकरण निकाल लिए हैं। मतलब मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत सारे चार्ट्स दिखाने पड़ेंगे और हम तो कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट को सिंपल रखने का, बट बहुत बड़े-बड़े समीकरण अब यहाँ पे निकल गए हैं सिल्वर के लिए। और 50-60 साल का जब मैं जाके पीछे का डेटा देखता हूँ, उसमें कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हो रही हैं जो 60-70 साल में कभी नहीं हुई। तो जैसे आपने बोला कि कुछ एक बड़ा शिफ्ट, कुछ बड़ा सेटअप यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो ये तो ज़रूर है कि एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो चुका है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चाँदी पे कि भई 50 और 54 वाले लेवल निकाल के इसने एक उद्घोष कर दिया कि भाई मेरे को जो अभी तक निग्लेक्ट किया गया था, जिसको बोलते हैं स्टेप स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट टाइप्स। अगर आप गोल्ड सिल्वर में देखें तो हमेशा एक सौतेला भाई का व्यवहार होता था। अब कहीं ये जो है अपनी अपनी जगह ये बनाने की कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल कमोडिटी स्पेस में या ग्लोबल एसेट स्पेस में एक अच्छा एलोकेशन अब मुझे लगता है कि कुछ अगले 4 सालों में लेके जाएगा। जिन्होंने आज तक इसको नेग्लेक्ट किया था, वो सारे लोग भी अब इसको देखने लगे हैं। मतलब जो फंड मैनेजर्स, जो बड़े-बड़े मैक्रो वाले, जो इक्विटी वाले लोग, आई थिंक उनको भी अब लगने लगा है कि इसको देखना पड़ेगा। और बहुत सारे बैलेंस फंड्स, फ्लेक्सी कैप स्कीम्स में आप देखिए, वहाँ जहाँ पहले गोल्ड से कर रहे थे, वहाँ सिल्वर भी मल्टी मल्टी एसेट स्कीम्स में आने लगा है एलोकेशन में। तो आई थिंक वो तो डेफिनिटली एक बड़ा शिफ्ट है। जो इसके फॉलोअर और बिलीवर नहीं थे, वो भी अगर इसने उनको भी अपनी तरफ कन्वर्ट कर लिया है, तो बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। बट शॉर्ट टर्म हम्म। में चिंता का कारण हो सकता है एक छोटा करेक्शन, जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। इस तरह के जब इस तरह की ब्लिट्जक्रीग और इस तरह की जो एक रैली चली है, ये भी कहीं मुझे लगता है कि ठीक है, चल रही है, बट स्टैटिस्टिकली अब ये इम्पॉसिबल, जिसको हम बोलते हैं ना 4-5 सिग्मा लेवल्स पे पहुंच गई है। और स्टैटिस्टिकली अब एक मीन रिवर्जन का चांस डे बाय डे बनता जा रहा है। अब आप 99% बाहर निकल गए हैं, 99% बैंड में से आप बाहर आ गए हैं, मतलब जो कि 0.1% चांस होता है, वो भी अब आपने कर लिया है। तो आई थिंक कहीं वो रिस्क तो बने रहेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट हफ्ते में भी बोला था कि चांदी में नए हम्म। समीकरण, नए रिस्क रिवॉर्ड तो बन नहीं पाएंगे। जिनके पास है वो बने रहें। जिनको थोड़ा मुनाफा बांधना है, आधा वो बांध लें, क्योंकि ऑलरेडी 2 ढाई 3 गुना हो गया आपके भाव से, अगर आपने सही टाइम पे हमारे कहने पे कहीं अगर एक्सपोज़र लिया हो। तो आई थिंक थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रहेगी, स्पेशली सिल्वर के केस में। बट डेफिनिटली स्टार ये बन गया है। न्यू किड ऑन द ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ये बन चुका है। लॉन्ग टर्म री-रेटिंग हो गई है और इसको अब हम्म। अगले 5-10 साल मुझे लगता है कोई भी फंड मैनेजर इसको अब हल्के में नहीं ले सकता है और सीरियसली अब इसको लेना पड़ेगा। गोल्ड के बराबर इसको अब एलोकेशंस मिलेंगी। मुझे तो एक वो अमिताभ बच्चन की फिल्म याद आ रही, शायद दीवार थी, जिसमें जी। उसको बहुत सारे गुंडे मार रहे थे, अचानक से वो सर उठा कर सारे गुंडे इधर उधर गिर जाते। तो जी, सिल्वर ने वैसा ही बदला लिया सबसे। सब इग्नोर कर रहे थे, उसने सबको दिखा दिया कि वो क्या है। लेकिन उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे चार्ट वगैरह देख के। लेकिन सबसे पहले तो अपने निफ्टी पे आइए। ये भैया जी। 26,000 की पनौती कब टूटेगी? सर ये तो उनको भी नहीं
एग्जैक्टली डेट तो नहीं मालूम चल सकती है। हम एक हमेशा टाइम इज ऑलवेज अ गेस्टिमेट। प्राइस तो हम बिल्कुल रेशियोज में और प्रोपोर्शंस में देख सकते हैं, बट प्राइस एक हमेशा अंदाजा रहता है। तो आप अंदाजे से भी कभी कुछ बोलेंगे तो आप यही बोलेंगे करेक्शन 6-9 महीने 12 महीने, रैली भी आप बोलेंगे कि 6-12 महीने का व्यू है। हम तो स्पेशली मीडियम टर्म उतना ही लेके चलते हैं, उससे कम नहीं लेके चलते। तो टाइम तो कहना मुश्किल होगा, बट जो नंबर्स पॉइंट कर रहे हैं वो क्लियर कट है कि भाई अब आप ब्रेकआउट के आप 10वें 11वें हफ्ते में हैं। जो पर्पल लाइन आप देख रहे हैं, उससे हमने जब 25-300 से ब्रेकआउट किया था, तो लगा था कि 1000-1200 पॉइंट चलेगा, 1200 पॉइंट 1000 पॉइंट चलेगा, लेकिन वो टारगेट्स भी नहीं आ पा रहे हैं कहीं 25-300 25-500 के ब्रेकआउट से जो चला था। तो 11वां 12 हफ्ता है, आप उन्हीं रेंज में चले हैं। आई थिंक ऑप्शन राइटर्स के लिए ये बहुत बढ़िया जोन रहा कि आई थिंक 600 800 1000 पॉइंट के अंदर ये घूमता रहा है 6-12 हफ्ते में। तो ऑप्शन राइटिंग वालों के तो मजे आ गए, जिन्होंने 25-500 के पुट राइट किए हों या 26-300 के कॉल राइट किए हों, 26-500 के उस रेंज में, भले ही थोड़ा बहुत प्रीमियम बना होगा, लेकिन सेफली आप 12 हफ्ते से वो प्रीमियम खा रहे हैं और ट्रैक्शन नहीं आ पा रहा है। तो धीमे-धीमे अब ये फीलिंग आती जाएगी। अब 4-5 दिन रह गए मंथ के, इनफैक्ट 3 वर्किंग डे रह गए हैं मेरे ख्याल से मंथ के। उनको देखना पड़ेगा, मंथली क्लोज को देखना पड़ेगा। फिलहाल कैंडल रेड है। ऐसे ही डाउ की भी थी रेड 2 दिन पहले तक, बट बाद में ग्रीन हो गई थी क्लोजिंग में पिछले महीने। तो देखना पड़ेगा कि इस महीने आप करवट क्या ले रहे हैं। मंथली पे फिर क्वार्टरली भी है। क्वार्टरली में तो खैर कुछ खास पैटर्न सबके मोर और लेस ग्रीन ही बन रहे हैं। वो देखेंगे किनके-किनके रेड बन रहे हैं। बट यहाँ से अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मंथली में आप क्या कर रहे हैं, ईयरली में क्या कर रहे हैं। क्योंकि उसके हिसाब से अब आपको साल के लेवल्स दिखने को मिलेंगे, और जो साल के कंपैरिजन होते हैं, ईयर टू डेट, मंथ टिल डेट, ईयर ऑन हम्म, ईयर, वो सारे कंपैरिजन आपको 31 दिसंबर के बाद अगले साल के तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगे कि भाई 2025 ने कैसा किया अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। तो उनमें कुछ विनर्स होंगे जैसे सिल्वर, और कुछ लूजर्स भी होंगे। तो उस लिस्ट को आई थिंक हम जरूर देखना चाहेंगे इस वीकेंड पे। वीकेंड तो नहीं मिलेगा, मतलब फ्राइडे सैटरडे जो नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ हम्म। जनवरी में जो हमको पहला सैटरडे संडे मिलेगा, उसमें कोशिश करेंगे कि उस लिस्ट को भी टटोलें। बट फिलहाल थॉट यही है कि आप इसको मंथली क्लोज होने देंगे और देखेंगे कि साल का कैसा बंद आ रहा है। यानी 26,000 एक पनौती है। 26,000 का मतलब होता है 26,000, और इसका जी, न्यूमरोलॉजिकली छब्बीस तीन मतलब सौ छब्बीस नहीं। तीन सौ को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट मानेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वही आपका 2024 का हाई भी उसी के आसपास था। और जैसे हमने देखा निफ्टी 500 उन लेवल्स के आसपास नहीं पहुंच पाया है। तो आई थिंक हम्म, क्रिटिकल नंबर टू वॉच आउट विल बी 26,300 2024। और मेरे लिए हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बोला है, कि हम्म, 2018 का हाई बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि वो मिड कैप टॉप था, जहां से मिड कैप 60-60 70-70% गिरे थे। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट आएगा वो यूक्रेन हाई आएगा। तो निफ्टी के लिए आई थिंक 18,000 वाला वो जो हाई था वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फिर 24 वाला हाई देखें। तो 24 वाला हाई मेरे लिए हम्म, इंपॉर्टेंट है। वहां से जब मैं क्वेरीज रन कर रहा हूं तो मुझे बीएससी 500 में क्लियर कट अप दिख रहा है कि मोर देन 50% ऑफ यूनिवर्स वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर चुका है निफ्टी को, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। ये 4-5 हफ्तों में वो अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। लास्ट 4 हफ्तों से आप देखेंगे ग्रेजुअली वो अंडर परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है, और ज्यादा स्टॉक अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिए। तो वो एक चिंता का विषय बना रहेगा। हम्म। 26,300 का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, वो भी एक चिंता का विषय बना रहेगा। और इसको अगले अगले हफ्तों में अब देखेंगे। बट 2026 बहुत क्रूशियल जी, साल होने वाला है, और जनवरी में जैसे मैंने भाई बोला थोड़ा सा बच के रहना है, जनवरी में टॉप संभल के रहना है। 1,000 स्टॉक्स में से जी 60% स्टॉक अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, केवल जी जी 40% ऊपर है। मैंने 26 इसलिए कहा कि आप पूरा सुनो। तो आजकल एस्ट्रोलॉजी का मैंने भी एक शो डाला था, तो जी 26 का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकली 8, और एट 2026 भी है 8। तो अब करेक्ट। पता नहीं, मतलब राहु केतु एग्री, मतलब देखिए 26 में इसलिए कह रहा हूँ, 26,000 के ऊपर जाते ही राहु केतु लग जाते हैं, टिकने नहीं देते वहां पे। कम से कम 1 दर्जन बार हो चुका है कि 26,000 के ऊपर जाता है, वहीं से फिर नीचे 26,200-300 बामुश्किल वो बेचारा मैनेज करता है, और फिर वहीं से गिर जाता। बट एनीवे, ये सही जोक से पार्ट समझिए आप इसको। लेकिन 26,000 एक पनौती तो बन चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं लगता मेरे को, क्योंकि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही जी है ना, तो उसका कोई मतलब देखिए, जरूर हो। राउंड फिगर तो आप 26 ही मानेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए 300 पॉइंट 26,000 पे हार्डली 1% होता है, 260 पॉइंट। एक आध परसेंट का वेरिएंस किसी भी इंपॉर्टेंट नंबर पे होता है। लोग सपोर्ट हम्म, रेजिस्टेंस को बिल्कुल, कहीं आप देखेंगे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं हमारा ये नंबर, हमारा वो नंबर। सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई एक वो नंबर नहीं होता है, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि एक ही कोई नंबर देख के करें। एक ब्रॉड हम्म, रेंज 2-2.5% की एक रेंज होती है, जहां पे आप जाके अटकते या संभलते हैं।
तो 26,000 से आप 300 ऊपर भी ले लिए, 300 नीचे भी ले लिए, तो देखिए वही है रेंज अभी। 25,700 से 26,300 की रेंज 6 हफ्ते से बनी हुई है। तो जो करेक्ट। 12 हफ्ते से आपने ब्रेकआउट किया हुआ है 25,300 का, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप यही 2% की रेंज में रहे हैं। 25,700 नीचे में और ऊपर में तकरीबन 26,300। तो ये रेंज रही है। रेंज को हमेशा ऐसे ही देखने का कोई मैजिकल नंबर नहीं है कि बस मेरा ये एक लक्ष्मण रेखा है, यही मेरा स्टॉप लॉस है। कभी-कभी वो होता है, ऑल टाइम हाईज़ के हम्म। आस-पास आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएँगे। कल का आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, 75 का राउंड नंबर सिल्वर का निकला, गया ऊपर, वहां पे स्टॉप लॉस हुए लोगों के, फिर उसमें कुछ लोग लॉन्ग भी गए होंगे, फिर नीचे आया, हम्म। फिर तो 4-5 हज़ार पॉइंट नीचे आके नीचे भी स्टॉप लॉस खाया उसने और फिर 79 हो गया। तो बड़े जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो एल्गोस उनको मालूम है कहाँ पे बड़े स्टॉप्स रहेंगे, कहाँ पे नया पार्टिसिपेशन है। 75 के ऊपर जाते ही पहले शॉर्ट वाले कटे, फिर 75 से वो आई थिंक 73 तक आया, तो वहां तक इंट्राडे में शॉर्ट वाले भी लॉन्ग वाले भी कट गए जिन्होंने लॉन्ग किया होगा। दोनों तरफ का स्टॉप लॉस खा के फिर फाइनली 79। बनिस्पत इसके अगर सीधा 79 जाता तो कुछ लोग शायद कमा लेते, बट दोनों तरफ लोगों का स्टॉप लॉस खा के गया है कल। ये निफ्टी 500 क्या बोल रहा है? क्लियर वो पिक्चर दिखा रहा है जो पॉसिबली कहीं निफ्टी नहीं दिखा रहा है, जैसे आप बोल रहे थे कि कहीं तो एकदम एक हर्डल है और इसका वो नंबर 24,000 पे और इसका वो नंबर एकदम 24,000 राउंड नंबर के आसपास ही है, 10-20-30 पॉइंट इधर उधर। तो आई थिंक ये 24,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि इसका ऑल टाइम हाई जो था वो 24,600 के आसपास था, तो ये अपने हाईज के काफी नीचे रह गया है। हम्म। बनिस्पत जहां निफ्टी ऑलमोस्ट डबल टॉप बना रहा है, ये काफी नीचे रह गया और ये कहीं एक हिडन संकेत या हिडन सिग्नल भी है कि समथिंग इज ऑन अ कंप्लीट बेसिस, समथिंग इज नॉट रियली राइट। क्योंकि निफ्टी 500 मेरे हिसाब से 90%, 95%, 90% तो अपना मार्केट कैप निफ्टी 500 कंपनीज में ही होगा ब्रॉडली। तो आई थिंक अगर हम्म। 90% यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि नहीं, अब वो बात नहीं रही, उतना दम नहीं, दमखम नहीं रह गया कि उस हाई को निकाल पाए और काफी टाइम लिया है बुल्स ने। टाइम बहुत था बुल्स के पास उसको निकालने का। अभी तक तो मुझे लगता है कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग में जो चल रही है, वो उसके ऊपर हावी हुई है और बुल्स का पैसा लेती जा रही है और माल उनको देती जा रही है। फिलहाल तो ये समीकरण है कि बुल्स का पैसा जा रहा है और बेयर्स अपना माल उतारे जा रहे हैं, जो फिजिकल में सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि बाजार को करेक्ट। रोकने का एक ही एकमात्र तरीका है कहीं पे भी दुनिया में, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। तो ही बाजार रुकता है, नहीं तो रुक नहीं सकता बाजार। हम्म। जी। चलिए भाई, अब आ गया है सिल्वर। ये ऑल टाइम हाई है, जी। 79.622 पर है। और हम लोगों ने जी। जब लास्ट वीक बात किया था तो ये 67 था। जी। वहां से ये $12 की रैली एक झटके में आई। और अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ इस बात से जो अभी आप कह रहे थे कि इंट्रा डे में तो ब्लड बाथ हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस टारगेट सब उड़ गए होंगे, क्योंकि इसमें मूवमेंट वैसे थे पूरे हफ्ते जी। के दौरान। लेकिन अब अंत में आके $80 के आसपास खड़ा हुआ है। तो ये जो तूफानी तेजी है, उसके बहुत सारी खबरें भी चल रही होंगी, आप लोग व्हाट्सएप पे या ट्विटर एक्स पे देख रहे होंगे कि कहीं सप्लाई शॉर्ट है, चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए और सीएमई में डिलीवरी नहीं है, लंदन में वॉल्ट खाली। ये सब बहुत सारी इधर उधर की खबरें चल रही। मैं किसी खबर की पुष्टि नहीं करूं क्योंकि मैंने किसी का गजट नहीं देखा है, लेकिन ये खबरें चल रही हैं। कुछ इसमें जी। सच भी है और कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लोग दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें इसमें सही चल भी रही हैं। तो अब आ गया है ये $80 पे। क्या लगता है जी। आपको, ये 80 से अब अगले हफ्ते नीचे की तरफ आएगा या अब ये 100 से पहले रुकेगा नहीं? देखिए, हाइंडसाइट में अगर आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं 67 से ये 79 हो गया, $12 चला। लेकिन मैं मोटा-मोटा भी अगर आर्ली कभी अभी अभी आपसे बात करते-करते या पहले भी मेरे तो ध्यान में है कि मोटा-मोटा मैं आर्ली के भी स्विंग्स जोड़ता हूँ। तो हम्म। तकरीबन हाई लो पकड़ के जहाँ डिसेंट 2-2 डेढ़-डेढ़ डॉलर के करेक्शंस हुए हैं ऊपर-नीचे में, अगर आप उसको लेके जाएँगे तो मुझे लगता है कि कहीं $18-20 का मूवमेंट रहा है। वो $8 का मूवमेंट, $8-9 $10 का मूवमेंट आपको इसमें छुपा हुआ दिख रहा है। तो वो हम्म। उस तरह का सेटअप रहा है क्योंकि एग्रेसिवली प्रॉफिट टेकिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आई है। 70 पे भी एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई थी, 70 से आई थिंक 68-67 तक गया था। 72 से भी एक सेलिंग आई थी और 75 वाले लेवल पे भी जब गया था 75-76, तो वहाँ से भी एक बार 73 हाफ के करीब आया था। तो आई थिंक इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी रही और समझदारी की भी बात है। जिनका डबल ट्रिपल हुआ है, थोड़ा मुनाफा तो बाँधना चाहिए और उसके बाद भी ये ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे मैंने बोला कि देखने में कई बार बहुत ऐसा ईज़ी लगता है चार्ट पे कि हाँ, हाँ, ये 67, 68 का 79, 80 हो गया,
$12 चल गया, लेकिन इन द मीन टाइम इसने कहीं आई थिंक 20-22 पॉइंट का मूवमेंट इसमें इंट्रा वीक किया हुआ है। और ये वीक भी आई थिंक मुझे दिख रहा है कि जुलाई 2020 उसके बाद का ये ऑलमोस्ट वो दोनों वीक्स बराबर ही हैं, तकरीबन 18-20% दोनों जगह मूवमेंट है। तो ऑलमोस्ट 18% का मूवमेंट एक हफ्ते में हो जाना, ये कोई रोज-रोज नहीं होता है। ये देखिए 5-6 साल में एक बार हो रहा है। तो ये 2020 में हुआ और अभी 2025 के एंड में हो रहा है। तो अराउंड एक साढ़े 4-5 साल का अंतराल है, जिसके बाद ये रीडिंग देखने के लिए मिली है। तो हिस्टोरिक मोमेंट है और हिस्टोरिक 50-60 साल का ब्रेकआउट है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये रीरेट हो चुका है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे हमने अभी शुरू में भी चर्चा की थी। अब खाली ये है कि हाँ, कि अब खाली सवाल का जवाब यही ढूँढना कि क्या एक ठीक-ठाक करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, कि ऐसे ही भागते रहेगा। स्टैटिस्टिकली तो जिसको बोलते हैं ना हम, इट हैज़ क्लाइम्ब्ड अ माउंटेन, मतलब यहाँ से स्टैटिस्टिकली तो सारे मॉडल्स अब खत्म हो चुके हैं कि भाई एक्सप्लेनेशन मुश्किल है कि यहाँ से और कैसे ऊपर जाएगा। बट कभी-कभी क्या होता है फाइनेंशियल ट्रेंड्स में, बबल्स में जो है कुछ भी पॉसिबल है। तो इस लेवल पे भी अगर चलता रहे तो ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल है। आई विल बी सरप्राइज्ड, बट फिलहाल जिस तरह से चल रहा है, बड़ा ही डेंजरस टेरिटरी में आ गया है। जिस तरह के स्टैटिस्टिकल डेविएशंस पे 4 साढ़े 4 सिग्मा पे पहुँचा हुआ है, इसके बियॉन्ड आपके पास जस्ट 0.1-0.2% चांस रहते हैं कि इसी तरह से आप चलते रहेंगे। तो एक हेल्दी करेक्शन आएगा तो बाजार के लिए भी मेरे हिसाब से अच्छा है। नॉट दैट कि मैं मेरे कहने से वो हो जाएगा, बट एक हेल्दी करेक्शन इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो वो नहीं आया है अभी तक। वर्टिकल रैली रही है लास्ट कुछ महीनों, हफ्तों में। एक चीज मैंने देखा कि चाइना का जो सिल्वर प्राइस है वो पिछले हफ्ते जब हम लोग 67-68 पे बात करते तभी वो 75-80 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर वहां पे एक हुँ, फंड ने काफी अपना नुकसान किया क्योंकि कई सारे रूल्स चेंज हुए। चाइना एक बड़ा प्लेयर है सिल्वर का और बहुत सारी हुँ, स्टोरी चल रही है। तो अब मेरे को कई बार ऐसा लगता है सर्वेन की जहां पे बहुत तेज मोमेंटम होता है हुँ। वहां पे शायद मतलब ऐसा एक सेटअप बन जाता है कि और ज्यादा चढ़ाने के लिए अच्छा ट्रेडर अब कह रहे हैं कि भाई मैं शॉर्ट करूंगा या हेल्दी करेक्शन आएगा तो कहते लो और $10 ले लो आप। तो मतलब पिछले हफ्ते को देख कैसे लग रहा था 70-72 के आसपास रुकना चाहिए करेक्शन आइए तो लो अब $80 और लो आप अगले हफ्ते $90 भी हो जाए तो मतलब आदमी कहेगा यार जो कौन सी ब्लू स्काई टेरिटरी मैं तो अपने पीपीटी में भी देखिए ब्लू बना रखा है कि फाड़ के ऊपर निकल जाएगा ब्लू में। तो ऐसा ऐसी संभावना कितनी बार होती है जब ये हो सकता है। ये संभावनाएँ जो आप बोल रहे हैं, जो मैंने स्टैटिस्टिकल ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि भई ब बैंड्स पे ऊपर चल रहा है, ये 60 साल में पहली बार हो रहा है। कि कैंडल पूरा बाहर है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बैंड के। 2 सिग्मा बैंड के बाहर कैंडल 60 साल में आई डाउट कि शायद एक आध कोई आधी कैंडल कहीं बनी होगी, एक आध 2 आधी कैंडलें। बट पूरी की हम्म, पूरी कैंडल बाहर ये तो मेरे मुझे दिख नहीं रहा कि 50-60 साल का जो सिल्वर का डेटा है उसमें कभी ये हुआ है, या तो मैं इतने सारे एसेट क्लासेस ट्रैक करता हूँ, सॉफ्ट कमोडिटीज, हार्ड कमोडिटीज, इक्विटीज, फॉरेक्स, सब मैं देखता हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने 20-22 साल के करियर में अपने कभी इस तरह की कैंडल देखी हो कि पूरी की पूरी बैंड के बाहर है। तो अचंभा है, अचंभित हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऐसा है कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। और जहां तक रही आपकी दूसरी बात कि भाई कई बार चिढ़ाने के लिए बाजार, देखिए ऊपर एक बुल मार्केट और बेयर मार्केट में बहुत बड़ा फर्क ये है कि बुल हम्म, मार्केट लाने के लिए पैसा लगता है, हार्ड कैश लगता है किसी भी चीज को बाय करके ऊपर ले जाने के लिए। बेयर मार्केट के लिए खाली डर लगता है, लोग डर गए, पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, बाजार धड़ाम 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 गिरना शुरू हो जाता है विदाउट वॉल्यूम। मार्केट कैन फॉल विदाउट वॉल्यूम, बट ऊपर जाने के लिए कुछ तो लगेगा, थोड़ा पैसा, थोड़ा वॉल्यूम तो लगेगा। जीरो वॉल्यूम पे बाजार ऊपर नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल हम्म, एक XYZ स्टॉक है, सपोज कोई भी मिड कैप स्टॉक है, वो अगर 20% का सर्किट मारता है, कल तक उसमें 40 लाख का वॉल्यूम हो रहा था, आज शायद लोअर सर्किट लग जाए तो 2 लाख रुपए, 2 लाख की ट्रेडिंग में पूरा दिन वो लोअर सर्किट में ही पड़ा रहे और 50 लाख 1 करोड़ सेलर लगा रहे उसमें। ये कई बार देखा गया है कि बहुत कम वॉल्यूम, थिन वॉल्यूम में भी वो पड़ा रहेगा 20% नीचे। तो कहने का हम्म, मतलब है कि गिराने के लिए खाली डर चाहिए, बढ़ाने के लिए तो हार्डकोर पैसा चाहिए। आप बिना पैसा लिए किसी भी चीज़ को ऊपर के भाव कैसे लाएँगे? तो यहाँ बायर्स के पास पैसा है, अभी किसका पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है? जो भी अपना पैसा डाल रहा है, वो रिस्क ले रहा है और उसके पास वो कैपेबिलिटी है या उसके पास उतना लॉस बेयर करने की ताकत होगी कि वो यहाँ पे भी ले रहा है। तो बिना नया माल लिए आप तेज़ी नहीं कर सकते, बिना पैसा लगाए तेज़ी नहीं होती। तो सिल्वर में पैसा बहुत आ रहा है, यही एक फीलिंग है। अब वो जिसने वो बड़ा पैसा लगाया है, किसी ना किसी दिन वो भी तो प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। आई डोंट थिंक कि इस बाजार का कोई भी बड़ा प्लेयर माल हम्म, इसलिए लेता है कि कभी बेचे नहीं।
कोई चाहे वॉरेन बुफे साहब हों, चाहे बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, हर आदमी के टाइमलाइन में कभी तो वो माल बेचने का टाइम आता ही है। तो वो चाहे 20 साल हो, 10 साल हो, 40 साल हो, सबका अलग-अलग हुँ, रहेगा, लेकिन जिसने जो सिल्वर भी ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो खाली लेने के लिए ले रहा है, एक ना एक दिन बेचेगा भी, क्योंकि लोग ये समझना बहुत ज़रूरी है, सिल्वर की कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई है। आप फिजिकल में लेके वॉल्ट में रखेंगे, तो साल का आपका काफ़ी सारा पैसा वॉल्ट चार्जेस में जाएगा, सिक्योरिटी लगती है वहाँ पे आपको स्टाफ लगता है, सिक्योरिटी लगती है, कैमरे लगते हैं, वॉल्ट लगता है, सिक्योर वॉल्ट लगता है। और चांदी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इन टर्म्स ऑफ वेट टू वॉल्यूम, चांदी को रखने की स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि गोल्ड इससे अभी भी बहुत में गोल्ड अभी भी यहाँ अगर आप देखेंगे तो 50 टाइम है इससे। तो 1 किलो गोल्ड रखना और 1 किलो चांदी रखना, मतलब 50 किलो चांदी रखेंगे तब 1 किलो गोल्ड होगा, तो 50 उसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इतना हुँ। ईज़ी नहीं है जितना लोगों को लग रहा है कि चांदी रख ली, चांदी रखना उतना ईज़ी भी नहीं है डिलीवरी में। आपको अगर अच्छा सिक्योर एक वॉल्ट चीज़ चाहिए, हाँ, बताओ, अगर आप अपने घर में आपने रख के रिस्क ले सकते हैं और आपके घर प्रवीण जी, में चोरी नहीं हो, तो एक अलग बात है। आपने कभी 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी का वो देखा है ब्रिक? सोने का 1 किलो का ब्रिक तो नहीं देखा है, मतलब देखा है, हाँ। है नहीं, 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 बट मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनके देखा तो साइज़ सुना है। वाइज़ में डिफरेंस होता है कि दोनों सेम साइज़ के होते हैं? अ, थोड़ा साइज़ में डिफरेंस होता है, बट हुँ, थोड़ा साइज़ में डिफरेंस होता है, नो डाउट, बट आप मैंने वही बोला ना कि आप खाली उसको बार साइज़ से अगर आप देखेंगे, तो एक बार आप गोल्ड रखें और 50 बार सिल्वर रखें, वॉल्ट में जगह तो उतनी है। आपने बैंक का लॉकर देखा होगा, बैंक आपको एक छोटा-सा लॉकर देता है, नहीं, साल का नहीं, वो आपसे तो रेंट ठीक लेता है, है, जो भी वो 5 ठीक है प्रवीण जी। मैं जी। प्राइस वैल्यू के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, वो तो 1.50 होगा ही। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो 1 किलो का तो बार बार में हल्का और फ़र्क सिल्वर होता है। के बार में डिफरेंस होगा, जी, चांदी का जी। बार बड़ा होगा, बिल्कुल, जगह ज़्यादा बिल्कुल। घेरेगा, सिल्वर का बार तो 1 हल्का किलो फ़र्क है, छोटा होगा। हाँ, क्योंकि दोनों में हल्का डेंसिटी ज़्यादा फ़र्क है, नो होती है डाउट, गोल्ड में। यस। जी। इसके लिए एक शब्द है मेरे पास, विचित्र किंतु सत्य, ये है चांदी में। और तो दूसरा दूसरा ये जी, है कि पिछले 1 साल में फंड मैनेजर्स ने, एचएनआईज़ ने, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको इग्नोर किया था। अब वही सारे लोग कह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में 10-15% सिल्वर रखो, मतलब मेटल रखो, सिल्वर गोल्ड मिला के। ये सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, अभी लिया किसी ने नहीं है। जो कल तक बुराई कर रहे थे वो आज पलट गए हैं बयानों पर, क्या हाँ थोड़ा थोड़ा जी। रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, पर लिया किसी ने नहीं है, सब ज्ञान दे रहे हैं खाली। अगर ज्ञान दे रहे हैं और बुलिश हो रहे हैं तो ये नहीं रुकेगा। आप लो ना पहले, तब तो रुकेगा। जब आप ले ही नहीं रहे, खाली ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा सिल्वर लेना चाहिए, थोड़ा, जितने भी भारत के फंड मैनेजर हैं अब सबके मुंह में टेप लग गया, फेविकोल से मुंह चिपक गया, अब कोई बोल नहीं रहा है। और जो बोल रहे हैं वो ले नहीं रहे, खाली ज्ञान दे रहे हैं, तो इसलिए वो रुकेगा नहीं। जब आप ले लो, माला पहन लो एक बार, तब तो नीचे आएगा वो। डिलीवरी है ही नहीं है तो रुके कैसे? हाँ, सही है। मेरे भी करियर में इतने सारे फंड मैनेजर, इतने लोगों से मैंने बात की हुई है लास्ट 20-22 साल, 25 साल में, या पिछले 30 सालों में भी कभी वो रेटोरिक रहा नहीं है प्रेशियस मेटल्स को लेके कि हाँ भाई, आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। इक्का-दुक्का हम्म, लोगों का रहा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम अकेले थे। बट हम्म, ब्रॉडली इन द इंडस्ट्री, क्योंकि कहा क्या जाता है, नॉन यील्डिंग एसेट है। यहाँ पे आपको कोई कैरी नहीं, यहाँ आपको कोई उसका ब्याज नहीं मिल रहा है। नॉन यील्डिंग एसेट है, ना ही डिविडेंड देगा आपको, ना ही कुछ कैरी देगा, उल्टा आपसे लेके जाएगा। ये सारे मेटल्स को स्टोर करने का बहुत कॉस्ट है, आप घर पे तो रख नहीं सकते। 100 किलो हम्म, सोना, 1000 किलो चांदी आप घर में रखना चाहें रखें, एट योर ओन रिस्क। आप घर में उतनी सिक्योरिटी सेफ्टी रख सकते हैं तो रखिए। जिस दिन लोगों को पता चला पता आपके घर में ही सेंध लग गई, तो इनको आप घर में तो रख नहीं सकते। इनकी एक कैरिंग कॉस्ट भी है, जो लोग इग्नोर करते हैं। इसको 10-20 साल होल्ड करने का कैरिंग कॉस्ट है। हाफ परसेंट, 1% अगर हर साल चुकाते रहेंगे इसमें कैरी कॉस्ट में, तो वैसे ही जब तक डब 50 साल रख लिया, 40 साल रख लिया और उसको कैरी चुकाया, तो 30-40% तो आपका ऐसे ही निकल गया। और अगर उसमें चला नहीं तो घर से ही पैसा गया, और पैसा जो ब्लॉक रहा उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इट इज हम्म, इजियर सेड देन डन। करना थोड़ा उतना आसान नहीं जितना कहना आसान है, बट या इसको आप पोर्टफोलियो में रख के टाइम टू टाइम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली इसमें से पैसा बनाया जा सकता है, जैसे मैंने बोला। और बस खाली थोड़ा सा पकड़ होनी चाहिए कि हाँ, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है। वो भी अपने आप में एक जटिल समस्या बनी हुई है, कि वो आप कैसे करेंगे। तो आई थिंक टेक्निकल्स इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप करेक्ट। डे टू डे आपको बैलेंस शीट तो मिलती नहीं है, कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैलेंस शीट और परफॉर्मेंस चेक कर पाएँगे। तो एक ही चारा बचता है, अगर आपको फॉरेक्स और कमोडिटीज़ ट्रेड करनी है, क्रिप्टो ट्रेड करना है, तो फंडामेंटल्स आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपको आना पड़ेगा क्वांट्स और टेक्निकल्स में ही, और वही एक ज़रिया है आपको ये टाइमिंग करा जी। पाने का, करा पाने का, और मैथमेटिकली इसको ट्रेड करने का।
अब ये जी। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या बता रहा है अभी इस समय? ये बहुत ये आज मैंने इसलिए दिखाया सबको कि देखिए कि किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है। आप देखें किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है कि कोविड वाले बॉटम में जहां ने गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया था और सिल्वर को एकदम सौतेला भाई का ट्रीटमेंट मिला था, वहां ये 127 130 की रीडिंग थी। और हम्म। उसके बाद आज देखिए उसने कोविड कोविड के बाद जो सितंबर में है, वो जो कहीं उसने कोविड के बाद 2022 में एक आई थिंक 62 के पास लो रखा था, वहां से वहां से फिर वहां से गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, 100 105 गए। अब देखिए वो लो टूट गया है। तो चांदी अपना वो अ, एक क्या कहते हैं, जो ऑल टाइम उसका जो लो था, इस रेशियो का, या चांदी के लिए जो उसका ऑल टाइम हाई था गोल्ड के vis-a-vis 32 टाइम। आई थिंक अब वो जर्नी कहीं उधर की चालू हो गई रहेगी, या इवेंचुअली अगर उसको तोड़ा है तो कहीं ग्रेजुअली वो जर्नी भी मुझे लगता है चालू हुई है। ये 1-2 दिन में नहीं होगी, 1 आध साल में नहीं होगी। ये ग्रेजुअली होगी ओवर अ पीरियड ऑफ 4, 5, 6, 8 इयर्स। ये कोई एक दिन का सेटअप नहीं है। तो उस एंगल से इसको समझिए। और ऑलरेडी काफी गिरा हुआ है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक भी आएगा इस रेशियो में भी, व्हिच मीन्स गोल्ड विल अगेन कहीं न कहीं, ये दोनों एक-दूसरे के चोली दामन का साथ है। सिल्वर ने कहीं पीछे छोड़ा, अब थोड़े दिन गोल्ड इसको पीछे छोड़ेगा, तो वो रेस चलेगी। बट मुझे लग रहा है कि अगर उस तरह का री-रेटिंग हो रहा है, जिस तरह का ये दिख रहा है, तो आई थिंक ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट 5-6 इयर्स ये रेशियो भी आपको पैसा कमा के दे सकता है। अगर आप ये रेशियो ही ट्रेड कर लेते कोविड में, तो भी आप देखिए पैसा आपका डबल हो गया है, क्योंकि 130 वाला अगर 60 हो गया, मतलब सिल्वर गोल्ड के रेशियो में डबल हो गया। तो यहाँ पे भी आपके एक 50-100% पैसे बन सकते थे। तो इक्विटी मार्केट्स और इसका फ्यूचर्स ट्रेड होता है। तो बाजार में बहुत सारी चीजें ट्रेड करने के लिए, सैडली इंडिया में ये सब अलाउड नहीं है। ये सारे प्रोडक्ट आपको इंडिया नहीं मिलेंगे, तो बट हांगकांग, सिंगापुर, यूएस, दुबई, बड़े लंदन, यूरोपियन मार्केट जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे ये भी एक ट्रेड था। और ये सब इसको थोड़ा इसमें मार्जिन भी कम है। इसको क्योंकि आप इसमें गोल्ड गोल्ड शॉर्ट थे और सिल्वर लॉन्ग थे। इस रेशियो को बाय करने का मतलब आप गोल्ड शॉर्ट हैं, सिल्वर लॉन्ग हैं, उस तरह से भी आपका पैसा बन गया। और क्योंकि आप लॉन्ग शॉर्ट रहते हैं, हेज फंड्स वालों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें मार्जिन भी कम रहता है और आप इसमें कैपिटल भी अच्छी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस पे जी। ट्रेड लेना भी जिन्होंने लिया होगा उनके शानदार पैसे बने हैं लास्ट 2 ढाई साल में हेज फंड वालों के। देखिए, जो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर का रेशियो होना चाहिए वो 2% का होना चाहिए। तो अभी $10 की सही। गुंजाइश और है। $4500 पे अगर सोना चल रहा है और अस्सी हुँ, डॉलर पे चांदी है, तो भी $10 की गुंजाइश है। वो $90 का चांदी होना चाहिए, 2%। ये एकदम सिंपल हुँ। रेशियो है। तो अगर गोल्ड चलता रहेगा तो ये रेशियो बिल्कुल मैच नहीं होगा। गोल्ड रुक जाए और ये 90 पहुंच जाए, तब फेयर वैल्यू पे आएगा। ऐसा हिस्टोरिकल में बता रहा हूँ आपको। 2 से ऊपर जी, जाता है वो अगर चांदी का रेशियो, तब फिर वो एक यूफोरिक जोन में है। अभी तो $10 की गुंजाइश और है एज पर हिस्ट्री। ये रीडिंग 57 की चल रही है अभी, तो आप कह रहे हैं 50, यानी 7 पॉइंट और इस रेशियो में बाकी हैं। और जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि गोल्ड चलना कम करे, तो गोल्ड ऑलरेडी चलना कम कर चुका। जोल्ड गोल्ड का पिछला हाई जो था 4-3 महीने पहले वाला, वो 4380 44 के आसपास था, 4380 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 44 का राउंड फिगर पकड़ लीजिए। तो गोल्ड आज भी 4530 ही है। गोल्ड खाली $130 चला है, विच इज नॉट इवन 5%। ठीक है। चांदी देखिए उस समय कहां था, 54। चांदी का वो हाई 54 का था। 54 वाला चांदी आज आपका 79 80 हो गया है। तो यहां तो डेफिनेटली बहुत आउट परफॉर्मेंस हो गई है, ये 30% भाग गया है वहां से। तो कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी गोल्ड चलना कम कर चुका है, तभी तो ये रेशियो इतना बढ़िया चल रहा है। और 50 का रेशियो आप बोल रहे हैं, तो यहाँ से 7 पॉइंट और बाकी है अभी, आई थिंक 57 पे रेशियो है। और $60 और यहाँ पे 7 पॉइंट और मेरे ख्याल से अभी बाकी है। तो बिल्कुल आई थिंक वो भी अचीवेबल है, क्योंकि मैंने बोला ना, कोविड जो एक इंपॉर्टेंट ईयर था, एक बेंचमार्क ईयर था, अगर उसका कोई लेवल टूट रहा है या बन रहा है, तो डेफिनेटली री-रेटिंग हो रही है। अगर कोविड टाइम का सिल्वर ने वो लो तोड़ दिया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो ने, जो गोल्ड के फेवर में था, तो अब ये रेशियो सिल्वर के फेवर में पलट गया है। और अब आप मान के चलेंगे कि ये मे बी ये बहुत ज्यादा 70-75 के ऊपर नहीं जाएगा, और धीमे-धीमे ग्रेजुअल ओवर 5-6 इयर्स ये अपना वो 32 वाला लो पकड़ना चाहेगा, जो 2011 के हाई में बना था। तो गोल्ड सिल्वर का जो मेजर हाई रहा है, इसके पहले वाला, सिल्वर का जो मेजर हाई रहा था 50 वाला, हंड्रेड ब्रदर्स के बाद फिर 10-11 वाला जो हाई था, वो 50 के आसपास वाला जो हाई था, उस समय रेशियो 32 का था। तो मुझे हम्म। लगता है कि ओवर द नेक्स्ट 5-6 इयर्स ग्रेजुअली धीमे-धीमे ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 32 की तरफ जाएगा, 50 भी तोड़ेगा। ये ये वाला चार्ट बता रहा है फिलहाल। ओके, तो भाई ये सिल्वर और गोल्ड का रेशियो है, और सिल्वर अपना कैचअप रैली कर रहा है। उसको मैं आउट परफॉर्मेंस नहीं कहूंगा, मैं उसको कहूंगा कैचअप रैली है।
जब तक उसका वाजिब हक नहीं मिलेगा तो वो तो करेगा भाई। अब गोल्ड भाई साहब 4530 पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा और आप ऊपर चले गए तो अब मैं $91 उसको लूंगा, आप कल 46 हो जाएंगे तो मैं $92 लूंगा। तो ये तो देखिए कैचअप रैली चलेगी। अब इसको ये परफॉर्मेंस नहीं है, सिल्वर का हक मिलना चाहिए ना उसको जो दुनिया में अब तक रहा है। बट एनीवे, ये विचित्र किंतु सत्य है। और कोई भी पोजीशन लीजिएगा तो अपने हिसाब से लीजिएगा, पूछ के लीजिएगा जो आपकी समझ में आए, क्योंकि हाईली एक्सट्रीमली कॉशियस अप्रोच आपको मेटल्स में रखना चाहिए। इस समय हम लोग कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल बहुत सिल्वर और इंपॉर्टेंट गोल्ड की पॉइंट बोला बात आपने करना बेमानी है नीरज जी। सर्वेश जी। जी। जी, नहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं ये कि लोगों को रिस्क का समझ होना बहुत ज़रूरी है। जितने हम्म। कॉन्फिडेंस से हम तेज़ी बोलते थे 15, 20, 25, 30, 40, 50 पे भी ब्रेकआउट पे भी अगर बोल दिया, उतना हम्म। कॉन्फिडेंस से अब आप यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है। जो मैंने लास्ट हफ्ते भी बोला था कि नए रिस्क रिवॉर्ड अब यहाँ नए समीकरण नहीं बनेंगे। तो आप कुछ भी भेड़-चाल में आके आप कुछ भी करें, ऐसा सही नहीं रहेगा। मतलब ये दर्शकों के लिए है कि भेड़-चाल में आके जो भी आप करेंगे, उसका गलत जाने का चांस ज़्यादा ही है। तो पेशेंस जी। एंड वेट एंड वॉच पॉलिसी आई थिंक मेटल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। रिस्क बढ़े हुए हम्म। हैं, स्टैटिस्टिकली ऐसे जगहों पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे कभी नहीं गया। तो किसी को नहीं मालूम कि यहाँ से क्या होगा। जो बोलता है कोई भी बोलता है कि नहीं मुझे मालूम है, ऐसा नहीं है। इमीडिएट लॉन्ग हाँ। टर्म सब क्लैरिटी दे सकते हैं कि हाँ, हाँ, लॉन्ग टर्म रीरेट हो चुका है, चलेगा। शॉर्ट टर्म के झटके, शॉर्ट टर्म का रिस्क मैनेजमेंट वो सब आपके हाथ में है। हम यहाँ पे कोई कोई कवायद या कोई राय नहीं दे रहे। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ गोल्ड सिल्वर की नहीं है, पूरा जी। मेटल पैक अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट स्टील, तो आप एल्युमिनियम को हुँ, देख लीजिए, आप निकल को देख लीजिए, आप जिंक को देख लीजिए, और कॉपर को आप देख लीजिए। स्पेशली कॉपर का चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे हमने एक डॉक्टर लिखा। हम लोग कहेंगे ये डॉक्टर क्यों लिख डाला भाई, डॉक्टर कॉपर क्या है? कमोडिटी की दुनिया में कॉपर को डॉक्टर कॉपर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसकी मजेदार कहानी है। क्योंकि जब कॉपर जो है मूवमेंट में होता है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी हेल्दी है, क्योंकि कॉपर का यूज बहुत जबरदस्त है, बहुत जगहों पे है। डॉक्टर इसलिए इसमें लगाया जाता है क्योंकि डॉक्टर जो है वो एक बहुत ही रिलायबल पर्सन होता है समाज में, क्योंकि वो आपकी हेल्थ की रक्षा करता है। इसीलिए उसी रिलायबिलिटी से जोड़ते हुए कॉपर को डॉक्टर कॉपर भी बोलते हैं। और कॉपर में भी जबरदस्त तेजी बनी हुई दिख रही है। आपके सामने चार्ट है, 2006 से ले लीजिए, 11 से ले लीजिए, 22 से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, तो कॉपर में तेजी। सर जी, कॉपर में क्या हो रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट हार्ड मेटल है ये भी और इंडस्ट्रियल मेटल्स में आई थिंक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, हर जगह काम आता है। घर से लेके फैक्ट्री से लेके सब जगह डिफेंस में भी हर जगह काम आता है। तो यहाँ पे देखिए वो 2011 वाला हाई बहुत क्लियरली मार्क्ड है कि 2011 वाला हाई मेटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जो भी हम गोल्ड सिल्वर के लिए भी डिस्कस कर रहे थे कि वो एक मेजर हाई रहा था सीआरबी इंडेक्स के लिए भी, ओवरऑल ग्लोबल कमोडिटीज के लिए भी। और वहां से कमोडिटीज देखिए वो इंडेक्स कॉपर वहां से 4.65 करके 2011 में 1.80 तकरीबन 1.80 2 के नीचे भी गया था। मतलब 50% से ज्यादा गिरा था कॉपर हम्म। उस पर्टिकुलर बेयर मार्केट में। और बाद में उसने फिर रिगेन किया और 4.65 वाला लेवल निकाला। और 2006-8 का अगर आप देखेंगे एक राउंड नंबर 4 का था। तो 4 पहले निकाल नहीं पाता था, 2011 में निकाला, टिक नहीं पाया, तुरंत नीचे आया। तो अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट अब आपके लिए ये है कि 2022 के जो लेवल थे, जो 5 का अब साइकोलॉजिकल मार्क हो गया और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है मेरे लिए। तो अब जब तक आप 5 के ऊपर टिके हुए हैं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला इसकी भी री-रेटिंग हो गई है। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4 सालों के लिए आपको ये व्यू लेके चलना पड़ेगा। कोई इमीडिएट शॉर्टकट नहीं है और जैसे मैंने बोला कि वो रिस्क को समझ के चलना पड़ेगा। तो जब तक ये 5 के ऊपर टिका हुआ है, मेरे को लगता है कि ये री-रेटिंग इसकी हो गई है। अब देखिए अगला अटकने का पॉइंट वही 6 का है। 6 के आस-पास देखें आप 1 आध 2 बार अटका है। अब वो बड़ा ब्रेकआउट वहीं से मेरे ख्याल से इसका प्ले आउट होना है। तो वो हम हम्म। देख रहे हैं आई थिंक 2026 विल बी क्रूशियल ईयर फॉर कॉपर। अगर इमर्जिंग स्टार कोई बना यहाँ पे, जैसे सिल्वर ने इस साल में परफॉर्म किया है, अगर कॉपर ये 6 6 सवा 6 का लेवल निकाल के डिसाइसिवली ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ ऐसा ही कुछ प्ले आउट हो सकता है। तो आई थिंक इसीलिए आज हम इस चार्ट को लेके आए हैं कि द मेटल टू वॉच आउट इन 2026 पॉसिबली कुड बी कॉपर। तो यहाँ अलर्ट रहें। आई थिंक एमसीएक्स में कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये इंडिया के लिए भी आपको मौका तो है। बहुत सारी चीज़ें हमने जब कभी हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं है ट्रेड करने के लिए, बट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आपके पास है इंडिया में भी ट्रेड करने के लिए। तो आई थिंक डेफिनिटली इसको भी
जैसे मैंने बोला एक एलोकेशन बास्केट में आप जब मेटल्स लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बिना कंप्लीट नहीं होता है। कॉपर का भी जो भी है थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एलोकेशन एक 5-7% होना चाहिए, अब अगले साल के लिए। और डेफ़िनेटली जैसे मैंने बोला 5 का इम्पोर्टेंट लेवल है, उसके आस-पास आप ये भी देखेंगे कि आपको रिस्क भी मैनेज करके चलना है। सो ये जी। एक इम्पोर्टेंट मेटल अगले साल के लिए हो सकता है। कॉपर इंपॉर्टेंट मेटल हो सकता है और ये सेकंड बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। बेस्ट होता है जी, सिल्वर, कॉपर उसके बाद नीचे आता है। एल्युमिनियम, स्टील ये सब बहुत खराब क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा होता है। ईवीज में बहुत ज्यादा हो रहा है, और क्योंकि ये रिलायबल है, बहुत रीयूजेबल है और बहुत इसमें स्ट्रेंथ होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए कॉपर की डिमांड लगातार बनी हुई है। और इसीलिए कॉपर की डिमांड को हमेशा कोरिलेट किया जाता है इकोनॉमी की हेल्थ से। तो अब दुनिया भर में कॉपर की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज ऑफ ईवीज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसके नजरिए से इसको देखते हैं। सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चांदी, आज हम लोगों ने बहुत बात की, काफी लंबा शो हमने कर लिया, लेकिन अंत में एक लाइन जरूर कहना चाहूंगी, भैया अपने अपने ट्रेड अपने एडवाइजर्स पूछ लीजिएगा। ये शो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, इसको कि हम लोग जी, ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं वो मत करिएगा। लेकिन जी, ये तो तय है कि कमोडिटीज एज ए पैक, खास तौर पे नॉन फेरस और प्रेसियस मेटल में, आज हम लोगों ने बात नहीं की प्लेटिनम की, पैलेडियम की, उधर भी धुआंधार तेजी 2-2 दशक की चल रही है। वो कभी फिर दिखाएंगे, क्योंकि वो बहुत ट्रेड नहीं होता है या बहुत कम लिक्विडिटी होती है उसमें। लेकिन उधर भी यही काम चल रहा है, 18 साल के हाई पे प्लेटिनम चल रहा है। तो ये एक नई तरीके की पैराडाइम शिफ्ट है पूरी दुनिया में, इकोनॉमीज में हार्ड एसेट की तरफ पैसा जा रहा है। ये मैं लगातार 1 साल से अपने हर शो में बोलता हूं कि M2 मनी का एक लार्ज चंक हार्ड एसेट की तरफ जा रहा है, सॉफ्ट एसेट की तरफ से निकल रहा है। इस बात को बारीकी से परीक्षण करने की जरूरत है। तो इस हफ्ते का इतना ही। अगले हफ्ते चूंकि ईयर क्लोज हो चुका होगा और वो जी। नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके होंगे, तो एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, जिस तरह का चार्ट हमको अच्छा लगेगा वो चार्ट आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, सोने चांदी सबके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी, मजा आया आज। और चांदी की तो चांदी कूट रहे भैया, बाकी तो सब मतलब चांदी क्या, चांदी है चाय, बाकी सब पानी कम है, उधर के अलावा कुछ नजर वही नहीं ऐड आ रही। करूँगा आपके मेटल वाले उस पे कि समझने का बहुत सिंपल एक तरीका है कि आप गोल्ड को लार्ज कैप समझ लीजिए, तो चांदी पॉसिबली इस साल के स्टार्ट तक मिड कैप था, अब लार्ज कैप बास्केट में आने लगा है। टॉप 10 एसेट क्लासेस वर्ल्ड वाइड इन मार्केट कैप। चांदी की एंट्री हो रही है, आई थिंक 10वें-11वें नंबर पे है ब्रिटिश को, आज उसने टेक ओवर किया है। तो हाँ उसकी एंट्री हो रही है वो लार्ज कैप गैंग में, टॉप 10 में। कॉपर समझ लीजिए, अभी कॉपर कहीं आपका स्मॉल कैप था, वो कहीं मिड कैप कैटेगरी में अगले साल आ सकता है। तो मेटल्स को भी उस, और आपके स्मॉल कैप्स में अभी भी प्लैटिनम और बाकी सारी चीजें वहां रह सकती हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से देख लीजिए कि जैसे आप लार्ज कैप स्टॉक्स को देखते हैं, तो क्या है, दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि भाई एलोकेशन के टाइम पे आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आप कैसे किसको कितना क्या एलोकेट कर सकते हैं। रिस्क का भी एक परसेप्शन होगा। लार्ज कैप में करेक्ट। हमेशा कम रिस्क रहेंगे, मिड कैप थोड़ा ज़्यादा हाई बीटा रहेंगे, स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा हाई बीटा रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों के समीकरण आपको वहाँ पे समझ में आएँगे जब आप उस एंगल से भी इसको अगर सोचना शुरू करते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट जी है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जब तक आप ट्रेड नहीं करते हैं, खाली इक्विटी सेगमेंट में अगर आप रह गए, तो आई थिंक आप वर्ल्ड के पूरे 10% बास्केट में भी नहीं हो। इक्विटीज़ वुड नॉट बी मोर देन 10 ऑड परसेंट पूरा ग्लोबल ट्रेडिंग बास्केट में, क्योंकि फॉरेक्स सबसे बड़ा है, गोल्ड बहुत बड़ा जी। है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जब तक आप सब कुछ ट्रेड नहीं करोगे, तो आप 90, 80, 90% तो मार्केट अगर आप मिस कर दोगे, अगर आप कमोडिटीज़ और फॉरेक्स नहीं ट्रेड कर रहे हो। तो फॉरेक्स तो इंडिया में अलाउड नहीं है, बचा कमोडिटीज़, तो आपको उस पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये था आज का शो। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेन जी। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे, बहुत देखेंगे नमस्कार। क्या तस्वीर बनती है। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा अपना, एक्सट्रीमली कॉशियस ट्रेड लीजिएगा अगर आप लेते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया।